सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या देखा। रिफ्लेक्शन डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, लाइट के बारे में। उसके बाद रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड मिरर, ठीक है ना। अब इनका कर्व्ड मिरर में कितने टाइप के मिरर हम लोगों ने पढ़े और कितने टाइप का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ऑब्जेक्ट की इमेजेस फॉर्मेशन देखा। एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। तो आज के लेक्चर में क्या देखना है, ठीक है, हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखना है, ठीक है। किस चीज़ का, रिफ्लेक्शन चैप्टर का, ठीक है। तो इसके पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी किसका, प्रिंसिपल फोकस का। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या थी, ये अगर हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आने वाली रेज, कोई भी ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो मिरर पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशंस जो है वो हमेशा के लिए सही नहीं है, ठीक है। किस चीज़ के लिए ये डेफिनेशन ट्रू है, कंडीशन क्या है, वो चीज़ देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज मोर, मीन्स जब यहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की कैलकुलेशन करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये मिरर था, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है यार। यहाँ से पैरेलल रे आ रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाएंगे ना, और उस टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो होगी नॉर्मल। सो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ऐसे बना लिया। अब ये कहाँ से जाती है, ये पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जितना ही एंगल ये है आई उतना ही एंगल बना करके ये रह जाएगी। इसका मतलब ये भी उतना ही एंगल बना करके इधर चली गई, है ना, इस डायरेक्शन में। सो ये हो गया आर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज मोर, ज़्यादा है, द रेज विल फोकस एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मिरर जो है, ठीक है, जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस मिरर पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है वो इस तरीके से इंसिडेंट हो कि यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल फॉर्म हो वो ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, उसकी वैल्यू लार्ज हो, तब के लिए जो रेज रिफ्लेक्शन के बाद जाएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलग अलग पॉइंट से होकर के जाएंगे, ठीक है। तब के लिए वो जो डेफिनेशन हमने बोला था वो सही नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी रेज पैरेलल हैं लेकिन वो अलग अलग पॉइंट से होकर जा रही हैं, ठीक है। तब किस चीज़ के लिए वो डेफिनेशन ट्रू है, वो डेफिनेशन ट्रू है फॉर स्मॉल एंगल। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, द रेज विल फोकस एट वन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ओके। तो जिस पॉइंट से अब रेज जाएंगी उसे क्या बोलेंगे, फोकस। तो फोकस की जब भी डेफिनेशन बतानी हो तो ये ज़रूर बताएं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई वो क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई द पैरेलल रेज, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से। लेकिन कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बहुत, ठीक है। तो हम आज के कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या देखना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देख रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन
between focal length f and radius of curvature r। ठीक है, सो r और f में जो रिलेशन होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन जब बताई तो वो बता रखा है कि जो फोकल लेंथ f होता है वो क्या होता है, r/2। ठीक है ना। अभी इसको डिराइव करते हैं कि ये किस किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हमको क्या करना है, डिराइव करना है। तो सपोज करें कि ये मिरर है। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। सो यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो क्या अरेंजमेंट दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है और वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो कहाँ से होकर के जाएगी, पैरेलल है। और एक चीज़ नोट करें ये कि जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में या अगले आने वाले चैप्टर में, ठीक है, रिफ्रैक्शन वगैरह में, उन सब में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके चलेंगे वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल होगा तभी हम ये सारे जो थियरीज वगैरह हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक ना। तो बार बार इसको बताने की ज़रूरत ना हो कि एंगल आई स्मॉल है। ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो जिस पॉइंट से होकर जाएगी वो क्या होगा, फोकस होगा ना। ठीक है, वो फोकस होगा। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जिस स्फेयर का पार्ट हो उसका सेंटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से। सो अभी हम लोग को इतना मालूम चल गया, अगर हम इसको इस एंगल को थीटा लिखें, इस एंगल को भी थीटा लिखें। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे ना, एंगल थीटा, या ऐसे लिखें थीटा 1 हो गया ये, और ये हो गया थीटा 2। ठीक है, तो एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू एंगल थीटा 2। ठीक है, किस प्रिंसिपल से, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से। ठीक है, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और कोई तिरछी लाइन इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, उनसे एंगल बना करके, मान लीजिए यहाँ पे एंगल बनता है थीटा और यहाँ पर भी एंगल बनता है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। इनको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। इनको क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये और ये एंगल सेम होंगे। ऐसे ही ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये तिरछी लाइन उनको काट करके जाएगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा, इसको मान लेते हैं थीटा 3 बोले, तो ये भी एंगल इनके ही बराबर होगा। ठीक है, सो थीटा 1 सो थीटा 2 और थीटा 3, थीटा 2 और थीटा 3, ये दोनों जो एंगल हैं इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। ठीक, इनको अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा है, ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है, जितना एंगल बना करके रे आएगी उतना एंगल बना करके जाएगी। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, सो अगर इस ट्रायंगल में देखिए तो इस ट्रायंगल में क्या हुआ, ये दोनों एंगल आमने सामने वाले जो एंगल हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। ये थीटा और ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। सो किसी भी ट्रायंगल में एक थियरम होती है, ठीक है ना, एक्सटर्नल एंगल थियरम, इसको में बोलते हैं हिंदी में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग कि किसी भी एक वर्टेक्स पे, ठीक है जी, ये वर्टेक्स हो गया, तो इस वर्टेक्स पे, किसी भी एक वर्टेक्स पे दो एंगल बनते हैं ना। एक जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल। और दूसरा जो उस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, सो ये थ्योरम क्या होती है कि जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, अगर हम इसको एंगल ई लिखते हैं, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल एंगल ई है ये किसके बराबर होता है, ये उस वर्टेक्स पे बने हुए इंटरनल एंगल को छोड़ करके बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम होती है, इसको याद रखें, हमेशा ये काम देगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये एंगल दे रखा हो 100 डिग्री, ठीक है जी, और ये थीटा दे रखा हो, ये थीटा दे रखा हो, ये बोला हो कि दोनों एंगल सेम है। ठीक है, तो वैल्यू बताओ तीनों एंगल की। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो इन दोनों का जो सम होगा थीटा प्लस थीटा वो किसके इक्वल होगा, 100 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, है ना। तो जब ये 50 हो गया तो ये 50 हो गया, 50 और 50 मिला के कितना हो गया 100, तो बचा हुआ कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी कभी
क्वेश्चंस में हमको इसका यूज़ पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पता चल गया ना कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा थीटा प्लस थीटा, यानी कि 2 थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट को h मान लें, तो यहाँ पे आप टेन थीटा अप्लाई करिए, क्या होगा, टेन थीटा, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के सामने वाला साइड मतलब h, ठीक है। बेस क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको दो तरीके से, दो अप्रोच आप बना सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। एक सिंपल सी अप्रोच ये है कि जब ट्रायंगल होता है तो उसमें जो एंगल सेम होते हैं, जैसे ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो उनके सामने की साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों भी सेम होंगी, मतलब सेम एंगल के सामने वाली साइड सेम होती है। तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि इस थीटा के सामने वाली साइड ये, और इस थीटा के सामने वाली साइड ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ये दोनों सेम होंगी, ठीक है। अब एक कंडीशन लेके चलते हैं हम। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर इसका जो ये हो, इसको द्वारक बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये अगर मिरर M1 M2 है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वारक। मतलब जितना पोर्शन जो है रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव पोर्शन कह सकते हैं। तो अगर ये बहुत छोटा होगा, तो ये अगर इसको हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो अगर ये रिफ्लेक्टिव पोर्शन बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये जो पॉइंट M है वो पॉइंट P के लगभग कोइंसाइड करेगा, ठीक है। जब कोइंसाइड करेगा तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम F लिख सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम R लिख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ से देखें तो ये साइड दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। जब ये पॉइंट इस पर कोइंसाइड करेगा तो ये जो साइड है वही तो बन जाएगी ना, ये भी। इसका मतलब अगर यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, तो ये जो हो जाएगा FM, यानी कि ये जो साइड है ये और FP, ये साइड दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी केवल अगर यहीं से देखना चाहें तो ये साइड पहले ये साइड के बराबर थी, क्यों, क्योंकि इसके सामने के एंगल भी बराबर थे ना, ठीक है। अब ये साइड किसके बराबर हो गई, FP के बराबर हो गई। इसका मतलब ये तीनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बोला, F, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक F बोला, और ये पूरा क्या है, R है, ठीक है। ये दोनों साइड क्या है, सेम है। तो अगर ये x है और ये x है, दोनों सेम है ना, अगर ये F है तो ये भी क्या होगी, F होगी, ठीक है। सो दोनों का सम F प्लस F किसके बराबर होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, ये वाली साइड, मतलब CP, और CP का मतलब क्या होता है, R। सो 2F इज इक्वल टू क्या हो गया, R। सो F इज इक्वल टू क्या हो गया, R/2। यहाँ से ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि सामने वाले एंगल की, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए ये बराबर होगा, तो ये भी I हो गया, और ये I और R आपस में बराबर होता ही है, ठीक है। तो बराबर सामने के जो साइड होती है वो भी सेम होती है, ये साइड इसके बराबर होगी। अब अगर ये पॉइंट बहुत करीब होगा इसके, तो ये दोनों कॉन्साइड करेंगे, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी ना, तो तीनों लेंथ क्या हो गई, आपस में बराबर, ठीक है। तो ये जो CP है वो इस लेंथ और इस लेंथ का सम है, सो ये भी F और ये भी F, तो दोनों F प्लस F क्या हो जाएगा, 2F इज इक्वल टू R। सो F इज इक्वल टू R/2। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप डिराइव कर सकें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मैंने बोला कि आप tan थीटा लगा लीजिए ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया थीटा, ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 थीटा, क्योंकि ये भी थीटा था ना। सो हम tan थीटा अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा हाइट को हमने h लिया, ठीक है, h अपॉन बेस को हम लिखेंगे, यहाँ से ये देखा जा रहा है CP, तो CP का मतलब R, ठीक है। अगर हम tan 2 थीटा लेते हैं, 2 थीटा मतलब ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस पे हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, ठीक है। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन F, ठीक है। सो अगर यहाँ पे tan थीटा की हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, 2 इंटू h/r, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, सो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू h/f। सो h कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2/r इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई f। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमको f कैलकुलेट करना है। सो f को यहाँ मल्टीप्लाई करो, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, r ऊपर जाएगा ना,
और ये 2 यहाँ पर न्यूमरेटर, इधर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, r/2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये हो गया फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है किसका, फोकल लेंथ का। अब हम लोग जो अपना डिस्कशन शुरू किए थे वो किस चीज़ से शुरू किए थे, वो इस चीज़ से शुरू किए थे कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ऐसा होना चाहिए। तो जब स्मॉल एंगल होता है तो टेन की वैल्यू भी क्या होती है, स्मॉल होती है। तो जब एंगल थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री होगा तो हम क्या लिखेंगे कि टेन थीटा टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो जब बहुत छोटी वैल्यू होती है तो उसका स्क्वायर भी और ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा जो है वो भी टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू r/2। ठीक है, सो ये दो अप्रोच है, एक तो ये साइड वाला, ठीक है, वहाँ से भी आप समझ सकते हो, और एक ये वाली अप्रोच है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कि एफ और आर में रिलेशन क्या होता है, इसको अगर डिराइव करना हो तो कोई भी अप्रोच फॉलो की जा सकती है। ठीक है,